हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। देखिए लर्नर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी टॉपिक में। मेमोरी बाय अंकुर सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओवरव्यू के बारे में कि इस टॉपिक को हम आज कैसे पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मेमोरी बाय अंकुर सर। पहले हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और फिर क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेचर और एनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिलेक्टिव अटेंशन, एलाबोरेशन एंड इमेजरी एनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो एटकिंसन एंड शिफ्रिन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो मेमोरी स्टोरेज होती है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में वो कैसे होती है, वो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर चंकिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। और ये वर्किंग मेमोरी इन साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज की क्लास का सीक्वेंस रहेगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हम किस प्रकार आज की क्लास को पढ़ेंगे, सीक्वेंस में किस प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी बाय अंकुर सर। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए लर्नर, सबसे पहले क्या आता है मेमोरी। मेमोरी इज एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, रिटेंशन एंड रिट्रीव इट फॉर अ सर्टेन टाइम डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन टू बी डन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मेमोरी इज एक्वायरिंग का मतलब होता है कि कैचअप करना, जो एनवायरनमेंट से किसी चीज़ को ग्रैस्प करना, उसको कहते हैं एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं। तो मेमोरी हमारी एक जनरली एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को पकड़ना होता है, रिटेंशन और उसको मेमोरी में रिमाइंड कराना होता है, यानी उसको स्टोर करना होता है रिटेंशन में। एंड रिट्रीव इट फॉर अ सर्टेन टाइम डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन टू बी डन। और इसके अलावा उसको रिट्रीव करना होता है कि कुछ टाइम के लिए। और ये इस बात पे डिपेंडेंट रहता है कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे करना है। Memory is acquiring information, retention and retrieve it for a certain time depending on what kind of cognitive function to be done. जो फर्स्ट सीक्वेंशियल स्टडी वाज डन बाय हरमन एबिंगसन। इसका जो पहला सीक्वेंशियल स्टडी किसके द्वारा किया गया था? हरमन एबिंगस। इस हरमन एबिंगस के द्वारा इसका पहली बार सीक्वेंशियल स्टडी किया गया था मेमोरी का, हरमन एबिंगस के द्वारा। इनिशियली द स्पीड ऑफ फॉरगेटिंग इज रैपिड। जो भूलने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, बट ग्रेजुअली इट बिकम कॉन्स्टेंट, लेकिन धीरे धीरे ये फिर स्थिर हो जाती है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक बैटलेट, मेमोरी इज नॉट अ पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस। फ्रेडरिक बैटलेट के हिसाब से जो मेमोरी है हमारी, स्मृति जिसको हिंदी में कहते हैं, मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं, स्मृति कहते हैं मेमोरी को। मेमोरी इज नॉट अ पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस। ये पैसिव प्रोसेस नहीं है बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है। ये डेमोन्स्ट्रेटेड मेमोरी इज ए क्रिएटिव प्रोसेस। और उन्होंने बताया कि जो स्मृति है हमारी वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, यानी सृजनात्मक प्रोसेस है। क्रिएटिव यानी सृजनात्मक प्रोसेस है। इसके थ्रू हम बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं मेमोरी के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेमोरी के बारे में। उसके बाद क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है। देखिए लर्नर्स, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। If you look at Ebbinghaus and his followers who emphasized the amount of information to be memory and checked its precision by matching the accumulated and retrieval memory, if difference is found between the retrieval and collected information, memory failure is considered. जो एबिंगस थे हमारे और उनके जो फॉलोअर्स थे यानी उनके जो डिसाइपल्स वगैरह थे, उन्होंने ये बताया कि जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाओं का जो उसका जो अमाउंट होता है वो जो कि स्टोर किया जाता है स्मृति के फॉर्म में, उससे ये भी चेक किया जाता है कि उसका कितना प्रेसिशन है। प्रेसिशन का मतलब होता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी। प्रेसिशन का मतलब होता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी, कितनी सटीकता है उसमें। बाय मैचिंग एक्यूरेसी बाय मैचिंग द accumulated and retrieval memory. If difference is found between the retrieval and collected information, memory failure is considered. और ये बताया गया कि अगर retrieval memory और जो हमारी याद मतलब जो रिट्रीवल मेमोरी होती है, जो एकदम हम रिवाइज वाली मेमोरी करते हैं उसको कहते हैं रिट्रीवल मेमोरी। इफ डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन द रिट्रीवल एंड कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, मेमोरी फेलियर इज कंसिडर्ड। और जो रिट्रीवल मेमोरी और जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन में अगर फेलियर आ जाता तो हम ये मानते कि जो हमारी मेमोरी है वो खो चुकी है। ही कंसिडर दैट मेमोरी इज मियरली अ पैसिव फिनोमेना टू स्टोर द लर्न कंटेंट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। और उन्होंने बताया कि जो याददाश्त हमारी मतलब मेमोरी यानी स्मृति है वो एक मेरली एक पैसिव फिनोमिना है जिससे हमारी लर्न कंटेंट को
कोई भी जो अधिगम वाले कंटेंट को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। Battle.net has considered a memory as a creative process and not a reproduction process. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये बार बार पैदा नहीं होती। यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब होगा कि ये बार बार इट डज नॉट प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। इसको इस प्रकार बता सकते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस using meaningful information, stores, prose, fables. He tried to understand how a particular memory is influenced by the personal knowledge, goals, motivation, preference, and other psychological process. ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। फिर बार्टलेट बिलीव्ड दैट मेमोरी इज एन एक्टिव प्रोसेस वेयर देयर आर कंटिन्यूअस चेंजेस दैट टेक प्लेस। बार्टलेट ने ये माना कि जो हमारी स्मृति है वो एक एक्टिव प्रोसेस में होती है और जहाँ पे कंटिन्यूअस चेंज मतलब लगातार सतत चेंज होते हैं, उसको बार्टलेट ने स्मृति के बारे में बताया। फिर बार्टलेट यूज द टर्म स्कीमा, उन्होंने स्कीमा टर्म का यूज किया, विच वाज एन एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन। मतलब स्कीमा का मतलब है कि जो जितनी भी हमारी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है और जिसमें हमारे पुराने अनुभव और जो रिएक्शन प्रतिक्रियाएं होती हैं जहाँ पे वो स्टोर होती है, उसका नाम दिया उन्होंने स्कीमा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्कीमा। एसिमुलेशन और रिकमेंडेशन प्रोसेस में भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने इसका बारे में विस्तार पूर्वक बता रखा स्कीमा क्या होता है। द स्कीमा इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विल एनालाइज स्टोर एंड रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। सो मेमोरी इज क्रिएटिव एक्टिव प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज इंडिकेटेड एंड एक्यूमुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट प्रायर नॉलेज। तो स्मृति हमारी एक तरीके से सृजनात्मक एक्टिव प्रोसेस है और जो इन्फॉर्मेशन उसमें दर्शाई जाती है या इकट्ठी की जाती है उससे उस पर्सन की प्रायर नॉलेज मतलब जो भी उसका जो ज्ञान है, उसकी समझ है और उनकी जो एक्सपेक्टेशन उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेचर मेमोरी इज डिफाइंड एज मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ओवर टाइम। तो मतलब मेमोरी को डिफाइन किया गया कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम भी मेमोरी करती है हमारा, इसका नेचर बताया गया है। और एक्सपीरियंस ओवर टाइम और जो भी हमारे अनुभव होते हैं उसमें मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। मेमोरी इज थ्रू थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ये तीन मेन प्रोसेस है, एनकोडिंग, स्टोरेज, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ये तीन हमारे मेन प्रोसेस है मेमोरी के। एनकोडिंग अकर्स व्हेन वी टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, जो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जब हम हमारे जो संसार से जब भी हमें सूचनाएं लेते हैं उसका मतलब होता है एनकोडिंग। फिर है स्टोरेज इज व्हेन वी डू समथिंग विद दैट इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन रिमेंबर इट एट अ लेटर लेवल। मतलब जो भी मेमोरी स्मृति जो हमने इकट्ठा की है उसको बाद में याद करने की प्रोसेस को हम स्टोरेज कहते हैं, मतलब स्टोर करना, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से स्टोर करना। फिर है रिट्रीवल इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग द इन्फॉर्मेशन थ्रू विच रिपीटेशन टेक्स प्लेस। रिट्रीवल मतलब एक तरीके से पुनरावृत्ति जिससे हम सूचनाओं को रिट्रीव कर सकते हैं। मेमोरी इज अ प्रोसेस इन विच देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट बट इंटर रिलेटेड स्टेट। तो मेमोरी हमारी एक तरीके से इंडिपेंडेंट प्रोसेस और इंटर रिलेटेड स्टेट्स के। इंटर रिलेटेड मतलब आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब होता है एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग इन्फॉर्मेशन। एनकोडिंग का मतलब कि कोई भी प्रोसेस जिससे हम प्राप्त करते हैं सूचनाओं को और उस सूचनाओं को रजिस्टर करते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मिंग ए मेमोरी, जो कि पहला स्टेप माना जाता है मेमोरी को फॉर्म करने में एनकोडिंग का। इट इज़ हाउ द ब्रेन टेक्स इन, इसका मतलब ये होता है कि मस्तिष्क इसको कैसे लेता है, अंडरस्टैंड समझता कैसे, एंड ऑल्टर्स इन्फॉर्मेशन टू मेक इट इजियर टू स्टोर, और सूचनाओं को किस प्रकार से स्टोर करता है, इसका ये सारी प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलेंट, जो इसमें नहीं लिखा वो मैं बता देता हूँ। कई बार जब एक्सटर्नल स्टिमुलेंट होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलेंट होता है जो कि हमारे सेंसेस को अफेक्ट करता है, हमारी जो 5 सेंसेस को अफेक्ट करता है, तो वो एक टाइप का नर्वस इम्पल्स करता है जिससे हमारा जो मेमोरी को भी हम समझ सकते हैं। एंड इज अज्यूम टू बी रीप्रोसेस्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। मतलब ये बताया कि जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलेंट है वो हमारे सेंसेस को अफेक्ट करता है और उसके कारण नर्वस इम्पल्सेस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट एरियाज मतलब जो हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं उनको उनमें रिप्रोसेस होती है एक्सटर्नल स्टिमुलेंट। इन्फॉर्मेशन दैट कम्स इन कोड नोटेशन इज कैप्चर्ड, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन सूचनाएं होती है कोड नोटेशन की फॉर्म में कैप्चर कर ली जाती हैं और उसके बाद उसको मीनिंगफुली तरीके से जनरेट किया जाता है और फिर से उसको दोबारा रिप्रोसेस किया जाता है। तो ये सारा मतलब होता है इनकोडिंग का, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। फिर है सिलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन,
और एलेबोरेशन एंड इमेजरी इन एनकोडिंग, एनकोडिंग के ये क्या होते हैं ये बता देता हूँ। सिलेक्टिव अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टिमुली व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ लेना, उस पर फोकस करना और बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देना, इसका मतलब होता है सिलेक्टिव अटेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनकोडिंग। और एनकोडिंग के रेफरेंस में ये बताया गया है कि जो भी हमारा सिलेक्टिव अटेंशन होता है वो सबसे क्रूशियल रोल, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, काफ़ी इजी वर्ड है, पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रायोरिटाइज फॉर डीपर प्रोसेसिंग। और इसमें ये बताया जाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब प्रेफरेंस दी जाती है ताकि उसको गहरा तरीके से उसको प्रोसेस किया जा सके। अभी आता है डीप प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। व्हेन वी सिलेक्टिवली अटेंड टू इन्फॉर्मेशन, जब हम सिलेक्टिवली तरीके से सूचना को अटेंड करते हैं, वी आर मोर लाइकली टू एंगेज इन डीप प्रोसेसिंग, तब हम एंगेज होते हैं डीप प्रोसेसिंग में। दिस इन्वॉल्व्स एलाबोरेशन ऑन द मीनिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी भी सूचना को विस्तार पूर्वक बताना, रिलेटिंग इट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, और उसको संबंध बनाना, उसको पिछले एग्जिस्टिंग पूर्व एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उसका संबंध बनाना, एंड क्रिएटिंग मेंटल इमेज, और मेंटल इमेज को साथ उसको क्रिएट करना। एलोबरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। एलोबरेशन का मतलब ये जो नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ना, उसको कहते हैं एलेबोरेशन। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कनेक्शन बिटवीन द न्यू मटेरियल एंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन। इसमें कनेक्शन बनाने होते हैं हमारे जनरल तरीके से, जो कि हमारे पहले जो हमें पता था उसके साथ। जैसे कि हिपोपोटामस है, इसका मतलब फ्रेज होता है हमारा हिपोपोटामस, जैसे एम्फीबियस, एम्फीबियंस होते जो एम्फीबियंस को एम्फीबियस कहते हैं। इमेजिनरी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मेंटल पिक्चर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इमेजरी का मतलब होता है कि जो मेंटल पिक्चर्स को बनाना, जो मानसिक पिक्चर्स को बनाना और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना इन्फॉर्मेशन के तौर पे, उसको इमेजरी कहते हैं। दिस कैन बी पर्टिकुलर इफेक्टिव फॉर रिमेम्बरिंग कंक्रीट कॉन्सेप्ट। और ये विशेष तौर पर हमारे कंक्रीट कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कंक्रीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कारगर होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर द वर्ड एलिफेंट, जैसे कि शब्द एलिफेंट को हम याद करना चाहते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, यू माइट इमेजिन अ लार्ज ग्रे एलिफेंट विद टास्क एंड बिग ईयर्स, तो उसकी एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, इससे उसको याद करने में आसानी होती है। द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, इसके अंदर आता है हमारा सिलेक्टिव अटेंशन, एलाबोरेशन एंड इमेजरी ओपन वर्क टुगेदर टू एनहांस एनकोडिंग। ये सारी प्रोसेस मिलकर एनकोडिंग को आसान बनाते हैं। व्हेन वी सिलेक्टिवली अटेंड टू द इन्फॉर्मेशन, वी आर मोर लाइकली टू एलाबोरेट ऑन इट्स मीनिंग एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस। जैसे भी हम इन्फॉर्मेशन को अटेंड करते हैं और उसको इलेबोरेशन में उसका मतलब एक्सप्लेन करते हैं, तो एक तरीके का मेंटल इमेजेस क्रिएट हो जाते हैं, मतलब बन जाता है। दिस डीपर प्रोसेसिंग इंक्रीजेज आर लाइक्लीहुड दैट द इन्फॉर्मेशन विल बी एनकोडेड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इसकी जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसके ये फ़ायदे होंगे कि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जुड़ जाएगी। तो समरी में मैं बता देता हूँ, सिलेक्टिव अटेंशन डिटरमाइंस व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रायोरिटाइज्ड फॉर डीपर प्रोसेसिंग। ये सारे इसके समरी के मेन पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना, ये इससे आपको समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एटकिंसन एंड शिफ्रिन थ्योरी। ये देखिए एटकिंसन और शिफ्रिन थ्योरी के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कौन थे एटकिंसन और शिफ्रिन थ्योरी? एटकिंसन और शिफ्रिन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम दिया जाता है एटकिंसन एंड शिफ्रिन थ्योरी। एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन, शिफ्रिन का पूरा नाम था रिचर्ड शिफ्रिन, जिनका जो उनकी 1968 में एक थ्योरी दी थी। और ये बताया था कि जो सिस्टम है वो मेमोरी स्टोरेज में एग्जिस्ट करता है। जो पहला सिस्टम होता है उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कुछ सेकंड के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पहली इंफॉर्मेशन होती है वो होती है सेंसरी, एटकिंसन एंड शिफ्रिन थ्योरी के अनुसार। फिर सेकंड टर्म मेमोरी होती है एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और फिर थर्ड टर्म होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एलटीएम जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीन होते हैं हमारी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी स्टोरेज इन साइकोलॉजी, मेमोरी स्टोरेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। मतलब जो मेमोरी स्टोरेज का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और रिटेन करना किसी टाइम तक, लिमिटेड टाइम तक। वंस इंफॉर्मेशन हैज बीन एनकोडेड इट मस्ट बी स्टोर्ड इन द ब्रेन फॉर लेटर। एक बार अगर मेमोरी आ जाती है, इंफॉर्मेशन सूचनाएं आ जाती है हमारी मेमोरी में, तो उनको स्टोर कर लिया जाता है बाद के लिए। देयर आर 3 जनरल स्टेजेस ऑफ मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टेजेस के 3 बेसिक स्टेज हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब ये हमारी इनिशियल स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है मेमोरी स्टोरेज में, जिसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रीफली हेल्ड किया जाता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका प्रोमिनेंट रोल रहता है और हाईली सस्पेक्टेबल टू डिके। और आसानी से इसको मतलब विस्मरण भी किया जा सकता है, जिसको कहते हैं फॉरगेटिंग, इजीली किया जा सकता है इसका।
हिंदी में कहते हैं विस्मरण, भूला जा सकता है सरल भाषा में कहा जाए तो। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, दिस स्टेज होल्ड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अ लिमिटेड टाइम। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी इन्फॉर्मेशन किसी शॉर्ट टाइम के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और ये एक्टिवली रिहर्स, इसकी मतलब दोबारा प्रैक्टिस की जाती है ताकि इसको याद किया जा सके। एसटीएम इज इन्वॉल्व इन टास्क सच एज मेंटल कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जनरली इसका जो मेन पर्पज होता है मेंटल कैलकुलेशन में यूज होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये जो दो टास्क है इनमें इनका ज़्यादातर यूज होता है मेंटल कैलकुलेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये फाइनल स्टेज होती है मेमोरी स्टेज की और इसमें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो सालों तक इसको याद किया जा सकता है और लंबे टाइम तक याद किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एज अ वास्ट कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है एंड कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर्स और इवन डिकेड, और सालों तक और कई बार तो दशकों तक। या टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज नोन एज डिकेड। टू मेन टाइप्स की होती हैं इसकी टाइप्स, एक तो होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो पार्ट हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी दिस टाइप ऑफ मेमोरी involves consciousness this type of memory involves conscious recollection of facts and event. It is further divided into semantic memory, episodic memory. इसके जो दो पार्ट्स हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी के, वो हैं सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है जनरल नॉलेज एंड द फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी हमारे जनरल नॉलेज और फैक्ट्स होते हैं पूरे संसार में, उनको सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी में जो पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे जो पर्सनल अनुभव होते हैं और इवेंट्स होते हैं, वो एपिसोडिक मेमोरी में आते हैं। फिर आते हैं हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी में, इसके भी टाइप्स होते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी डज नॉट रिक्वायर कॉन्शियस रिकॉल, इसमें हमारा कॉन्शियस रिकॉल यानी चेतन वाला रिकॉल नहीं आता इम्प्लिसिट मेमोरी में। इसमें आते हैं प्रोसीजरल मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग और प्राइमिंग, द फैसिलिटेशन ऑफ अ रिस्पॉन्स ड्यू टू प्रीवियस एक्सपोजर टू द सेम और रिलेटेड स्टिमुलेंट्स। ये प्राइस का मतलब प्राइमिंग होता है। फिर होता है चंकिंग। चंकिंग क्या होता है, देखो आपको कई बार होता है कि कई बार आपको नंबर्स याद नहीं होते, फ़ोन नंबर याद नहीं होते, तो उसको याद करने के लिए आप उसको पार्ट्स को डिवाइडेड कर लेते हो। जैसे ये नंबर एक बड़ा था, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइडेड कर लिया, 4 पार्ट्स में, और फिर याद करना, इस प्रोसेस को कहते हैं चंकिंग। पहले किसी लार्ज इन्फॉर्मेशन को स्प्लिट अप कर लेना छोटे पार्ट्स में और फिर उसको याद करना, उसको कहते हैं चंकिंग। जैसे कि ये नंबर दिया गया, इसको याद किया। फिर आता है वर्किंग मेमोरी इन साइकोलॉजी। वर्किंग मेमोरी साइकोलॉजी में किस प्रकार काम करती है वो बता देता हूँ आपको। Working memory in cognitive state is knowledge that allows to hold and manipulate information and in our minds for a short period of time. It is essential for tasks such as problem solving, comprehension and learning. जो वर्किंग मेमोरी होती है कोग्निटिव सिस्टम में, ये अलाउ करता है हमें होल्ड और मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने में, मैनिपुलेट करने में हमारे माइंड में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक। इट इज़ असेंशियल फॉर टास्क सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड लर्निंग। ये असेंशियल होता है, किन टास्क के लिए असेंशियल होता है ये? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए और लर्निंग के लिए। वर्किंग मेमोरी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केचपैड और एपिसोडिक बफर। और इसी प्रकार वर्किंग मेमोरी के फंक्शंस और भी होते हैं, जैसे कि मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन। इनके बारे में आप देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द अदर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। ये जो कंपोनेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है, कि किसके लिए जिम्मेदार होता है? कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में, यानी कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है दूसरे वर्किंग मेमोरीज को। इसके डायरेक्ट अटेंशन, एलोकेट्स रिसोर्सेज एंड मैनेज इंफॉर्मेशन फ्लो, ये तीनों काम करता है। इसी प्रकार आप इन सबको पढ़ सकते हैं और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसके मेन टॉपिक्स को। और फिर आता हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग मेमोरी को, ऐसे कौन से कारक है जो वर्किंग मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एज, जो उम्र है, ये फैक्टर्स है जो इससे कारण हमारी वर्किंग मेमोरी अफेक्ट करती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस कैन इम्पेयर वर्किंग मेमोरी परफॉर्मेंस। कई बार कहते हैं कि कई बार जिस बंदे को स्ट्रेस होता है वो उसकी मेमोरी याददाश्त कम ही होती है, थोड़ी मतलब स्मृति कम ही होती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। स्लीप डेप्रीवेशन, लैक ऑफ स्लीप कैन नेगेटिव इफेक्ट वर्किंग मेमोरी। कई बार नींद की समस्या भी आती है जिसके कारण भी मेमोरी में काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे अल्जाइमर डिजीज या एडीएचडी, इसके कारण वर्किंग मेमोरी इफेक्ट होती है। एडीएचडी की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये हमारी एडीएचडी की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं अभी। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक वास्ट स्टोर हाउस होता है इन्फॉर्मेशन का, सूचना का, जिसको
लंबे टाइम तक याद किया जा सकता है। इसके टाइप मैंने बता दिए, एक्सप्लिसिट मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, ये तो इसके टाइप हुए। जनरल नॉलेज हमारे जो संसार में होती है वो सिमेंटिक मेमोरी में आती है, जैसे कि धरती के बारे में, धरती गोल गोल क्यों घूमती है, और कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस, मतलब फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, ये सिमेंटिक मेमोरी में आती है। फिर आती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी, ये जुड़ी होती है हमारी पर्सनल मेमोरी फॉर इवेंट एंड एक्सपीरियंस, इट इज़ लाइक पर्सनल डायरी, ये पर्सनल डायरी की तरह काम करती है। जो भी हमारे मेमोरेबल यानी जो कहते हैं यादों वाले वेकेशन वगैरह जितने भी हमारे यादों वाली चीज़ें होती हैं वो सारी एपिसोडिक मेमोरी में जाती हैं। फिर आता है हमारा इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसमें आते हैं प्रोसीजरल मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, टाइमिंग, ये सारे इसके टाइप इम्प्लिसिट मेमोरी के, ये पढ़ सकते हो आप। फिर आते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी, एनकोडिंग और कंसोलिडेशन। एनकोडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे इफेक्ट करता है, कि क्वालिटी ऑफ एनकोडिंग डिपेंड करता है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है। क्वालिटी ऑफ एनकोडिंग ग्रेटली अफेक्ट्स हाउ वेल इट इज स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर आता है कंसोलिडेशन, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग मेमोरी ट्रेसेस ओवर टाइम। फिर आता है रिट्रीवल, द एबिलिटी टू असेस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब वो योग्यता जिससे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसको रिट्रीवल कहते हैं। इंटरफेरेंस, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी बाय अदर इंफॉर्मेशन, ये इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि मेमोरी को डिस्ट्रक्शन करना दूसरे सूचनाओं के साथ, उसको इंटरफेरेंस कहेंगे। फिर आता है रिट्रीवल क्यूज। फिर इसके कारण कई बार मेमोरी में डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जिसका पहला कारण है एमनेशिया। एमनेशिया मतलब हमारी एमनेशिया वाली इसमें हमारी मेमोरी, स्मृति, याददाश्त भूल जाता है बंदा, जो भी पर्सन होता है, कहते हैं उसको एमनेशिया हो, यानी वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा हमने। डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब होता है प्रोग्रेसिव कोग्निटिव डिक्लाइन, जिसमें कोग्निशन फंक्शन जो होता है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है हमारा, इसको कहते हैं डिमेंशिया। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब घट जाना, डिक्रीज हो जाना। तो लर्नर्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। मैंने कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया बिकॉज थोड़ा हमें टाइम का मतलब स्लाइड्स में कुछ टॉपिक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, कुछ पे कम दिया है, बट आप देख के इस सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये इसके बारे में दोबारा देखना है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मेरा चैनल है, मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं इसी प्रकार साइकोलॉजी की और फिलोसफी की और बाकी दूसरी वीडियोस डालता रहता हूँ, स्पेशल एजुकेशन की। और मैक्सिमम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, अगली वाली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू लर्नर्स।